हमारा चैप्टर नंबर 10 है और नाम क्या है इसका? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है भाई। तो एक बार ना थोड़ा सा पिछले चैप्टर का रिवाइज कर लो। तो हमने ऑप्टिक्स पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑप्टिक्स में हमने एक लेंस पढ़ा था। और ये कौन सा लेंस है बताओ? क्या नाम है इस लेंस का? इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। और एक लेंस और पढ़ा था हमने इस तरीके से, ऐसे करके। तो ये कौन सा लेंस है? ये है कॉनकेव लेंस। तो बात क्या है, ये सेंटर से क्या पास कर रहा है? ऑप्टिकल एक्सिस। ये क्या था हमारा? ये ऑप्टिकल एक्सिस था। और ये क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर ये क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर। और देखिए इधर, ये हमारी कुछ लाइट रेज हैं। क्या है ये? और ये लाइट रेज कैसी हैं आपस में? पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइट रेज को क्या करता था? ये कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट पे मीट करवा देता है सबको, ऐसे करके। सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर के मीट करेंगी। और इसीलिए इस कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? आल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। और यहाँ पर ये क्या है? ये ये पैरेलल लाइट रेज है इस तरीके से। और ये पैरेलल लाइट रेज जब इस लाइन से पास करेंगी तो कैसी हो जाएंगी? ये ऐसे करके फैल लेंगी, ऐसे करके। तो इसीलिए इस लेंस का क्या नाम है? इस लेंस का नाम है, मतलब ये पैरेलल लाइट रेज को ऐसे करके फैला देगा। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो दूसरी बात। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो प्रकार के होंगे। तो ये किसी की ह्यूमन आई है। ये क्या है? ये ह्यूमन आई है ऐसे करके। और ये पता नहीं कैसी आंख बना दी मैंने। और हमारे हमारे अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होंगे दो प्रकार के होंगे। एक तो वो ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक है। और एक वो ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ पे रखे हुए हैं? कहाँ पे रखे हुए हैं जल्दी बताओ? इन्फानाइट पे। तो एक तो पास वाले ऑब्जेक्ट और एक वो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर रखे हुए हैं। तो ये हमारा, ये इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ये ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम फार बाय ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? फार बाय ऑब्जेक्ट। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नियर बाय ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? नियर बाय ऑब्जेक्ट। और फार बाय ऑब्जेक्ट का एक और नाम है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत दूर रखे हुए हैं। और ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, अच्छा ये आंख किसकी है? ये आंख है ऑब्जर्वर की। किसकी भैया? मतलब जो ऑब्जर्व करेगा। तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होते हैं, यहां से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं बताओ? फैली हुई, डाइवर्ज। तो ध्यान रखना, जब भी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां से लाइट रेज कैसी आएंगी? फैली, मतलब डाइवर्ज, डाइवर्जिंग रेज। ठीक है। और जब भी मैं बात करूंगा किसकी? फार बाय ऑब्जेक्ट की, तो फार बाय ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। मतलब ये होती तो डाइवर्जिंग ही एक तरीके के, लेकिन ये डिस्टेंस ट्रेवल करते करते कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो कि इन्फिनिट पर रखा हुआ है, उससे लाइट रेज कैसी होंगी? पैरेलल। और जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं उनसे कैसी होंगी? ये दो बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। तो अभी इस वक्त मैं मान लो ये रोड पे खड़ा हूं। तो मुझे बताओ दो एग्जांपल नियर बाय ऑब्जेक्ट के और ये फार बाय ऑब्जेक्ट के। तो मैं अगर ऐसे करके मार्कर को देख रहा हूँ ऐसे करके अपने हाथों में, तो ये मेरी आंखों के लिए क्या माना जाएगा? नियर बाय ऑब्जेक्ट। और मैं अगर इसको हटा करके ऐसे वो सामने जो स्कूल है वो हमारी इस दिल्ली के बिल्कुल एंड में, वो कहाँ पे माना जाएगा एक तरीके से? भाई देखो यहाँ पर ना इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है बिल्कुल यूनिवर्स के एंड पे ले जाके रख दो।
यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब पहुंच से बाहर, ठीक है। और ये जो स्कूल है, इस वक्त मैं अपनी अकॉर्डिंग मतलब अपने रिस्पेक्ट में इसको इनफाइनाइट पर कंसिडर कर सकता हूँ। और स्कूल से जो भी हमारी लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। अगला टॉपिक होगा ह्यूमन आई। क्या पढ़ेंगे हम, ह्यूमन आई। तो भगवान ने हमको कितनी आंखें दी हैं, दो आंखें दी हैं। तो एक आंख कितने डिग्री तक का देख सकती है, 150 डिग्री। मतलब हमारे पास दो आंखें हैं इस तरीके से, ये पहली आंख है ये, और ये दूसरी आंख है, बीच में नाक आ जाती है पता नहीं कहाँ से, और ये दूसरी आंख है ऐसे करके। ठीक है भाई। और ठीक है, तो ये एक आंख जो है, इसका व्यूइंग एंगल कितने का है, तो इस वाली आंख का जो व्यूइंग एंगल है वो लगभग 150 डिग्री का है। और दूसरी आंख का व्यूइंग एंगल कितना है, लगभग 150 डिग्री एंगल का है हमारा। और दोनों आंखें मिलकर हमको कितने डिग्री तक का दिखाती हैं, पूरा 180 डिग्री। मतलब एक आंख का व्यूइंग एंगल कितना है, 150, और इसका भी कितना है, और दोनों आंखों का व्यूइंग एंगल कितना होता है। अच्छा, अब एक और बात, अगर आप अपनी एक आंख बंद कर दोगे और एक आंख खुली रहेगी, तो एक आंख से जो हम देखते हैं तो हमको 2D वर्ल्ड दिखाई देगा। मतलब हमको ना ये जो 3 डायमेंशन का जो आभास होता है कि ये दीवार हमसे इतनी दूर है, ये पेन हमारी आंखों से इतनी दूर है, ये चीज हमको महसूस नहीं होने की। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने कॉपी के ऊपर अपनी कॉपी के ऊपर एक डॉट बनाओ ऐसे करके, ये पेज लास्ट वाला पेज खोलो, और यहाँ पर ना एक डॉट बनाओ इस तरीके से। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये डॉट बना दी इस तरीके से, और इस डॉट को कुछ नाम दे दो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, कुछ भी। और ये जो डॉट है, अब अपनी एक आंख बंद करो, और एक आंख बंद करने के बाद आपको ऐसे ऊपर उंगली रखनी है, और एक बार में डॉट के ऊपर आनी चाहिए, एक बार में ही, है ना। जब दोनों आंखें खुली होंगी तब तो मेरे को 3D वर्ल्ड का आभास होता है। जब 3D वर्ल्ड में तो मेरे को अच्छे से पता होगा कि ये डॉट कहाँ पे है। तो उस 3D वर्ल्ड में मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये रही, ये रही डॉट हमारी। तो जब मैं सिर्फ एक आंख से देखूंगा तो 3D वर्ल्ड नहीं दिखाई देगा, हमको 2D अपीयरेंस दिखाई देती है। तो जरा, इंसानों की आंखें कहाँ पे होती हैं, फ्रंट पे। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमें पीछे का नहीं दिखता। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका मुंह कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और उनकी एक आंख यहाँ पे होती है और एक आंख यहाँ पे होती है, ये अक्सर नामक डायग्राम देख करके। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये पीछे तक का विंग एंगल होगा इसका ऐसे करके कुछ ना कुछ, और इसका यहाँ पर भी इसका विंग एंगल होगा इस तरीके से। तो अब पता क्या होगा, इस जानवर की नजर सामने तो रहेगी, और ये पीछे भी पता लगा लेगा कि पीछे से कौन आ रहा है। तो जो हिरन वगैरह होते हैं उनकी आंख थोड़ी साइड में होती हैं। तो साइड में क्यों होती है, तो वो जब वो घास वगैरह चर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल सावधान होकर के पीछे की नजर रखते हैं, क्योंकि पीछे से कोई जानवर तो नहीं आ रहा, शेर वगैरह। तो आपकी आंखों की पोजीशन क्या है, ये डिसाइड करता है आपको क्या दिखाई देगा, है ना। हमको सिर्फ सामने का दिखाई देता, पीछे का दिखाई नहीं देता। और हमारी आंखों का जो टोटल व्यूइंग एंगल है वो कितना है, मतलब ये पूरा व्यूइंग, ये मतलब ये जो पूरा व्यूइंग एंगल हमारा कितने का है, ये 180 डिग्री का है हमारा। हमको सिर्फ फ्रंट का दिखाई देता है, पीछे का दिखाई नहीं देता। ये क्या है, ये एक ऐसे करके ये ह्यूमन आई है, और उसको फ्रंट से देख रहे हैं हम, ऐसे करके। ठीक है भाई। तो इस ह्यूमन आई में इस जगह का नाम बताओ क्या है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको, और ये जो मैं आंखों के अंदर जो कंचा सा दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसे, तो IRIS, आइरिस। और ये जो क्या, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग के अंदर क्या क्या एंटर करती है, इस ओपनिंग से लाइट एंटर करती है हमारी आंखों के अंदर। और इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, बताओ। इस ओपनिंग को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, तो प्यूपिल क्या होता है, तो अब देखो, जब हम डार्क रूम में होते हैं, मतलब जब हम डार्कनेस मतलब अंधेरे में होते हैं, तो हमारी आंखों का प्यूपिल कुछ इस तरीके से होता है। ये ह्यूमन आई है,
और ये हमारी आंखों का ये जो जिसको कंचा बोलते हैं ये वो है। और इस वक्त पीपल कैसा है, बहुत बड़ा। इस वक्त पीपल कैसा है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया जब हम डार्कनेस में होते हैं, अंधेरे में, तो हमारी आंखों को अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। अगर आप अंधेरे में देखना चाहते हो, इसका एक ही तरीका है, अपना ये जो पीपल का साइज बड़ा कर लो, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों के अंदर एंटर करेगी, और आप अंधेरे में भी, भाई हमारी आंखें जो है ना, ये जो हमारी आंखें हैं, ये ऑटोमेटिक हैं। ये अपने आप पता लगा लेती हैं कि भैया हम डार्कनेस में आ गए हैं या हम ब्राइटनेस में आ गए हैं। जब हम डार्कनेस में आ जाते हैं, तो ये जो पीपल होता है अपने आप बड़ा हो जाता है, और जब ये बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट की मात्रा हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी, और हम अंधेरे वाले रूम में भी इजीली देख पाएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम कहाँ पर होते हैं, जब हम एक ब्राइट रूम में होते हैं, मतलब जब हम सीधे सनलाइट के एक्सपोज में होते हैं, सूरज की रोशनी के सीधे संपर्क में होते हैं, तो उस वक्त हमारी आंखों का पीपल कैसा होता है, बहुत ही छोटा। कैसा होता है, तो ये इतना सा होगा, जरा सा। और ये क्या है, ये बताओ, इसका नाम बताओ जल्दी। ये क्या है, ये आयरिस। इस वक्त हमारा पीपल बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है। तो यहाँ पर पीपल बहुत ज्यादा छोटा क्यों हो गया है, क्योंकि पहले से हमारे सराउंडिंग में लाइट की मात्रा कैसी है, बहुत ज्यादा। तो लाइट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर वो सारी लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर गई, तो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी आंखों के बिल्कुल लास्ट में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, रोड्स और कोन्स। वो रोड्स और कोन्स सेल हमारे डैमेज हो सकते हैं, तो उनके डैमेज, उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए क्या करा जाता है, यहाँ पे पीपल के साइज को छोटा कर दिया जाता है। अब मात्र गिनती की कुछ ही लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करेंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कब, जब हम घर से बाहर निकलते हैं दोपहर को, जब हम बहुत सनलाइट के एक्सपोज में होते हैं सीधे। ठीक है। तो पूरे दिन क्या खेल चलता रहता है हमारी आंखों के अंदर, कभी पीपल छोटा, कभी बड़ा। पीपल छोटा कब हो जाएगा, जब हम सनलाइट के एक्सपोज में होंगे, मतलब जब हम ऐसी जगह पे हैं जहां पर लाइट की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जो पीपल है बड़ा कब हो जाएगा, जब लाइट की मात्रा बहुत कम होगी, मतलब डार्क रूम के अंदर। ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। तो ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये हमारा कॉर्निया है, क्या है ये, और ये क्या है, ये आई बॉल है, क्या है ये। हाँ, तो थोड़ा बहुत ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। और ये क्या हमारा, ये आई लेंस है, क्या भाई, ये आई लेंस। और यहाँ पर एक, अच्छा, और ये क्या है, ये ये आइरिस ही है। इसके, जब ये आगे को आ जाएगा, तो जो बीच में जो ओपनिंग है, प्यूपिल, वो कैसा हो जाएगा, छोटा। और जब ये दूर हो जाएगा, तो बीच में जो ओपनिंग है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आइरिस हो गया। और यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं ऐसे करके, ये क्या है, ये मसल्स हैं। और इन मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको, सिलियरी मसल्स। बीच में क्या लगा हुआ है, ये आई लेंस। यहाँ पर होता है रेटिना। ये जगह जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट से ब्रेन की तरफ को क्या जा रही होती है, ये नर्वस टिश्यू होते हैं, जो आंखों से ऑप्टिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मतलब आंखों ने जो कुछ भी देखा, वो ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा, ये नर्वस टिश्यू। या इसको नर्वस टिश्यू ना बोल करके, यहाँ पर आप इसको ऑप्टिकल नर्व लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये ऑप्टिकल नर्व है हमारी। ठीक है भाई। तो आओ एक एक करके सबका नाम देखते हैं। ये जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं भाई, कॉर्निया। और ये क्या है, ये IRIS, ये आइरिस हो गया हमारा। और इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो जहां से लाइट एंटर करती है, इस गैप को क्या बोलते हैं, प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल। ठीक है भाई। और ये जो मैंने मसल्स बनाई है दो,
इन मसल्स का नाम बताओ, इस मसल का नाम बताओ। इस मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। क्या नाम है? ये सिलियरी मसल्स। और ये भी क्या है? ये भी सिलियरी मसल्स है। और बीच में ये क्या लगा हुआ है? ये आई लेंस है। क्या है ये? और इसका आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या लिखा हुआ है? CRYSTALLI यानी क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या है? ये रेटिना। और रेटिना पे हमारे यहाँ पर दो प्रकार के सेल्स होंगे। यहाँ पर दो प्रकार के सेल्स होंगे, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। ठीक है। जो रॉड सेल्स हैं वो क्या क्या दिखाने में मदद करते हैं? ये लाइट रे को सेंस करते हैं। किसको सेंस करते हैं? लाइट रे को। और जो कलर सेल्स, ये जो कौन सेल्स हैं, ये किसको सेंस करते हैं? ये कलर को सेंस करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक एक करके सबका वर्क, सबका काम पढ़ना है हमको कि कौन क्या काम करता है। अब देखो, ये जो स्टार्टिंग वाली जो ये है, ये इसको क्या बताया मैंने, बताओ? इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया से लेकर के बीच में क्या आ गया ये? तो कॉर्निया से लेकर के आई लेंस तक जो यहाँ पर मीडियम भरा होता है, उस मीडियम को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? तो भैया, जो एक्वस ह्यूमर है वो कहां से कहां तक है? कॉर्निया से लेकर के आई लेंस तक। यहाँ पर जो मीडियम फिल होगा, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? उस मीडियम को बोलेंगे हम एक्वस, AQUEOU, एक्वस ह्यूमर। ठीक है भाई। और ये क्या है? ये आई लेंस। और ये क्या है? ये रेटिना। मतलब आई लेन से लेकर के रेटिना तक, मतलब आई लेन से बिल्कुल आंख, जो हमारी यहाँ पर हमारी आई खत्म हो जाती है, इस पूरे में जो मीडियम भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे हम विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे उसको हम? तो भैया, इसकी स्पेलिंग है VITREOUS, विट्रस और ह्यूमर। दोबारा सुनो। आई लेंस से ले ओ कॉर्निया से लेकर के आई लेंस तक जो हमारा लिक्विड भरा होता है आंखों के अंदर, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो। अगर इस लिक्विड में गड़बड़ होगी ना तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार के मीडियम को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो आई लेंस से लेकर के कहां तक? रेटिना तक जो यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये भी हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? आई लेंस की। भाई भगवान ने ये जो आई लेंस दिया है हमको, ये कैसा है? ये फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल लेंस है। और ये पूरे दिन क्या करता रहता है? अपनी फोकल लेंथ कम ज्यादा करता रहता है। फोकल लेंथ कम ज्यादा करने का मतलब क्या है? कभी तो मोटा हो जाएगा आई लेंस, कभी पतला हो जाएगा, कभी मोटा कभी पतला कभी मोटा। अब ये अपनी फोकल लेंथ कम ज्यादा क्यों करता है? मतलब ये कभी तो थिन हो जाएगा, कभी थिक हो जाएगा। क्यों? ताकि ये दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को क्या कर सके? फोकस कर सके। जब भी हम दूर के ऑब्जेक्ट को और पास के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं ना, तो यहाँ पे आई लेंस को अपनी शेप चेंज करनी पड़ती है। और इसकी शेप चेंज कौन करवाएगा? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स इसके ऊपर प्रेशर डालेगा। जब इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो पतले से कैसा हो जाएगा? मोटा। तो अब ये क्या करेगा? ये पास के ऑब्जेक्ट को इजीली देखने में मदद करेगा। और जब हम दूर देख रहे होते हैं, अब सिलियरी मसल्स कैसे हो जाते हैं हमारे? रिलैक्स हो जाते हैं। कहते पीछे हो जाओ। जब पीछे हो जाओ तो कैसा हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा। कौन? और जब ये थिन हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? अब ये दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाएगा किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। मैं इस चीज को दोबारा फिर से बता रहा हूँ, जिसको जो कुछ लिखना है जल्दी लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। सुनो फिर से, अभी नहीं मिटा रहा। आयरिस का मैंने क्या काम बताया? आयरिस ये किसके साइज को कंट्रोल करते हैं? ये पीपल के साइज को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा आइरिस ऐसे करके आगे आगे आ गया तो पीपल छोटा हो जाएगा। अब कम मात्रा में लाइट एंटर करेगी किसके अंदर? ह्यूमन आई के अंदर। और अगर हमारा पीपल ये पीछे चला गया, ये आइरिस, पीपल के साइड का हो जाएगा बड़ा। अब ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी। और ये जो हमारे आइरिस होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न होते हैं। हर इंसान का जो आइरिस होता है अलग अलग कलर का होता है। अमेरिका में और इंडिया में अगर हम बात करें, हमारा आइरिस कैसा होता है? ज्यादातर ब्लैक कलर का। इंसान भारत में ब्लैक कलर की आइस पाई जाती है।
और अगर आप जाओ कभी स्पेन, जर्मनी, मतलब यूरोप की तरफ जाओ, तो यूरोप की तरफ आपको कैसी आइज मिलेंगी? ब्लू, ब्लू ब्लू। हाँ, नीली आंखें मिलती हैं। और ऐसी कई कंट्रीज हैं, कहीं पर लोगों की ग्रीन आइज होती हैं, कहीं किसी की मतलब ग्रे कलर की आइज, ग्रे कलर की बहुत होती हैं आइज, है ना। तो जो ये जो आइरिस का जो कलर होता है, ये डिसाइड करता है आंखों के कलर को। और लोग इसके कलर को चेंज करने के लिए क्या लगाते रहते हैं ऊपर से? आई लेंस, क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं उसको। हाँ चलो, जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता उस बारे में। ठीक है। अच्छा, ये कॉर्निया है। ये कॉर्निया भगवान ने हमको ऐसा दिया है, ये यू की शेप में, मतलब ये, इसका मतलब ये बाहर को उभरा हुआ है। ये बाहर को क्यों उभरा हुआ है? ताकि ये चारों तरफ से लाइट को कैप्चर करे। अगर ये सीधा होता तो सिर्फ ये सामने से लाइट कैप्चर करता, इधर उधर की लाइट कैप्चर नहीं करता। तो देख रहे हो कितनी भयंकर इंजीनियरिंग लगाई है भगवान ने, कि इसको भी कर्वेचर, मतलब इसको भी कर्व की शेप में रखो, ताकि ये चारों तरफ से लाइट को कैप्चर करे। और जब ये चारों तरफ से लाइट लाइट को कैप्चर करेगा, और वो पीपल से होते हुए कहाँ एंटर करेगी? आंखों के अंदर। अब जब वो आंखों के अंदर एंटर करेगी तो उसकी मुलाकात किससे होगी? अब आई लेंस क्या करेगा? आई लेंस का यहाँ पर सबसे मेन काम है। आई लेंस लाइट रे को कहां पर फोकस करेगा? रेटिना पे। अगर लाइट रेज रेटिना पे फोकस हो पा रही है अच्छे तरीके से, तो आपको वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल शार्प, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। और अगर वो लाइट रेज कहां पर मिल गई, अगर वो रेटिना से पहले मिल गई या रेटिना के बाद जाके मिली, तो वो ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई देगा? ब्लर, है ना। वो ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देने का। कब? जब हमारी यहाँ से जो आई लेंस से जो लाइट आ रही है, या तो वो रेटिना से पहले मिल जाए या वो रेटिना के बाद मिले, तो हमको ऑब्जेक्ट बिल्कुल कैसे दिखाई देगा? ब्लर, नॉट क्लियर। हमको ऑब्जेक्ट शार्प तभी दिखाई देगा जब आई लेंस से आने वाली लाइट रेज अच्छे तरीके से रेटिना पर मीट करें। इसके मैं डायग्राम बना दूंगा, तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये रेटिना है। यहाँ पर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉस एंड कोन्स। ठीक है। और रॉड्स लाइट को सेंस करते हैं, कौन कलर को सेंस करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के रोड खराब हो गए, तो मतलब वो लाइट को ही नहीं देख पाएगा, तो कलर की तो कोई बात ही नहीं है। जब लाइट ही नहीं देख पा तो कलर कहाँ से देख लेगा? तो मतलब उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? दैट पर्सन इज गेटिंग ब्लाइंड, वो पर्सन बिल्कुल अंधा हो चुका है। ठीक है भाई। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के कौन सेल्स खराब हो गए हैं, तो कौन सेल्स खराब होने का क्या मतलब है? कि वो कलर नहीं देख पाएगा, मतलब उसके आंखों में जो दिक्कत हो गई है, उसको हम क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस किसके अंदर होती है? तो जो अंटार्कटिका या नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जो लोग रहते हैं, जो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, बर्फ, व्हाइट कलर की, मतलब उनकी आंखों के सामने ज्यादा कलर आते ही नहीं है। तो उनकी आंखों के जो कोन सेल्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, है ना। तो अब कभी वो अंटार्कटिका से हमारे इंडिया में घूमने आए, यहाँ पे हमको रंग बिरंगी चीजें देखने को मिलेंगी, लाल रंग का ताजमहल, है ना, पता नहीं कैसी कैसी चीज देखने को मिलेंगी। तो उनके जो कौन सेल्स है वो डीएक्टिवेट ही रहेंगे, और यहाँ पे उनको उनको कलर दिखाई नहीं देगा। कहाँ पे? इंडिया में। तो धीरे धीरे जब उनके कौन सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो 2-4 दिनों बाद उनको कलर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा रेटिना पढ़ लिया हमने। ये क्या है? ये सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो होती है, ये इस फ्लेक्सिबल आई लेंस को या तो थिन कर देगा, सॉरी थिक कर देगा, या फिर थिन कर देगा। कैसे? इसके ऊपर फोर्स लगा करके। इसको आई लेंस के ऊपर। और इसको थिन और थिक क्यों कर रहा है? ताकि ये दूर के और पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फोकस कर सके। कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है। और जो आई लेंस है, ये अपनी फोकल लेंथ किसकी वजह से चेंज कर रहा है? सिलियरी मसल्स की मदद से। और इस क्षमता को, इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पेपर में आता है, व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। मतलब जब हमारा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर पाएगा, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि हमारी आंखें दूर वाले ऑब्जेक्ट को और पास वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब फार बाय ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को अच्छे से फोकस कर पाए। कहाँ पे? रेटिना पे। ये सारी बातें तुम्हें खुद लिख के लानी है भाई। मैं